पावर विंग्स लखनऊ में करीबन 3.5 साल से काम कर रही है। चाहे वह महिलाओं के मुद्दे हों, लड़कियों के मुद्दे हों, सड़क पर लोग घायल हो जाते हैं, ऐसे मुद्दे हों, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर पावर विंग्स फाउंडेशन अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं सुमन सिंह रावत। और चाहे वह रात के 12 बजे हों या सुबह के 6 बजे हों, अगर कोई सूचना मिलती है तो सबसे पहले इस फाउंडेशन की टीम वहां पर पहुंचती है। और इस फाउंडेशन को लेकर के कहा जाता है कि इसकी जो अध्यक्षा हैं उनसे अपराधी ही नहीं बल्कि पुलिस भी घबराती है। सुमन जी, ये क्या वजह है कि आपको लेकर के लोगों में धारणा है कि अपराधी ही नहीं पुलिस भी आपसे घबराते हैं? एक्चुअली अखिलेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो ये कहा गया है कि पुलिस ही नहीं अपराधी भी घबराते हैं, तो उसको मैं घबराना नहीं कहूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि वो जिस चीज़ की पहल मैं कर रही होती हूँ या मेरी टीम कर रही होती है, वो एक ऐसे मुद्दे होते हैं कि वो जेन्युइन मुद्दे होते हैं, आम आदमी से जुड़े होते हैं, आम आदमी से जुड़े होते हैं, उनकी वास्तविक परेशानियों से जुड़े होते हैं। क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि वो कोई वो नहीं है कि हम लोगों को किसी के मुद्दे ऐसे हों कि जो प्री प्लान्ड हों या इस तरीके से हों। वो मुद्दे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए किसी का कोई महिला है, वो बहुत गरीब है। अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं कि हस्बैंड ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, रात के 2 बजे उसको मार रहा है। ये हमारा ह्यूमन मेंटालिटी है या ये हमारी संस्कृति और संस्कार, तो मैं नहीं कहूँगी उस चीज़ को, लेकिन अंधविश्वास है कि जब एक बार लड़की की शादी कर दी जाती है तो वो अपने वहाँ कितनी भी परेशानियों में रहे ससुराल में या कितनी भी अच्छे उसमें रहे, माहौल में रहे, उसका सरोकार सिर्फ उसी घर तक केंद्रित होना चाहिए। एक छोटे तबके के लोगों में ये धारणा है। लेकिन ये जो जज्बा है आप में सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक काम करने का, ये आपने कहाँ से खरीदा था? ये इसको तो मैं खरीदना नहीं कहूँगी, और मैं गॉड को सबसे पहले इसको धन्यवाद बोलना चाहूँगी, फिर अपने घर के माहौल को बोलना चाहूँगी। ये गॉड गिफ्टेड है, और शायद मैं इसको ये कहूँगी कि ये पैशन, ये जुनून और ये जज्बा मेरी रगों में है। मैं देख नहीं सकती हूँ अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है, वो परेशानी में है, तो चाहे उसकी परेशानी को सॉल्व करने में मुझे कितनी भी कठिनाई आए, मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन उसकी हेल्प करनी है, बस मेरे अंदर यही है। अच्छा, महिलाओं के 3 कौन-कौन से मुद्दे आप मानती हैं कि सरकार को उस पर काम करने की जरूरत है? अवश्य, मैं वाकई इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरे इंटरव्यू में किसी ने इतना अच्छा क्वेश्चन मेरे से किया है। 3 मुद्दे। सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ हैं, जिसको मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, सर्वप्रथम स्वास्थ्य को लेकर के अभी भी रूरल एरियाज़ में वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, क्योंकि महिलाओं का जो एक शारीरिक संरचना है या जो उसका विकास है या उसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। वो मेडिकल सुविधाएं हमारे उन जगहों पे उतने अच्छे डॉक्टर या उतनी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मेडिकली या हॉस्पिटल्स नहीं है, तो महिलाएं भी बेचारी चुप रहती हैं और इग्नोर करती हैं उस चीज़ को। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो वो हार्मफुल होता है उनके लिए। जब वो स्वस्थ रहेंगी, कहते हैं कि सृष्टि की रचना महिलाओं से ही हुई है, तो उनका शारीरिक मतलब स्वास्थ्य के तौर पे स्वस्थ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकली उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रॉपर होनी चाहिए। प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, दूसरी क्या है? शिक्षा। एक्चुअली जब एक महिला जो शिक्षित होती है, और शिक्षा के उसमें खैर विकास हो भी रहा है, महिलाएं पढ़ी लिखी हो रही हैं, हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं, वो तो आप सभी किसी भी फील्ड में हो इस समय बहुत अच्छे उसमें हैं। लेकिन फिर मैं वहीं पे जाऊंगी कि जो हमारे इंटीरियर है, गांव देहात है, वहाँ पे महिलाओं को ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि कैसा हो, सरकार की तरफ से क्या हो सकता है। जैसे कोई भी कॉलेज है, मान लीजिए प्राइमरी स्कूल तक तो वो पढ़ लेती हैं क्योंकि वो गांव के ही अंदर होते हैं, फिर उससे हायर एजुकेशन के लिए उसको इतना दूर जाना होता है, इतनी पैदल, मतलब वहाँ पे प्रॉपर कन्विंस का वो नहीं है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। हर लोग सोचता है कि आज का माहौल इतना ख़राब है, इस तरीके का मतलब समाज हो चुका है, लड़कियों को लेकर के कई ज़्यादा सवाल हैं, कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो नहीं भेजते। यानी कि कोई 8th तक पढ़ गया तो बहुत पढ़ गया। मतलब शिक्षा पर सरकार को काम करना। तीसरा कौन सा मुद्दा मानती हैं कि महिलाओं को लेकर के सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए?
तीसरा जो मुद्दा है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, देहात हो, मेट्रो सिटीज हो, महिला सुरक्षा पे अभी भी कहीं ना कहीं इतना बड़ा इग्नोरेंस है। अभी लेटेस्ट आप देखिए, अभी हमारी टीम ने सबसे पहले उसको वहाँ पे रेस्क्यू किया था पुलिस के साथ। पुलिस से भी पहले हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे एक सूचना के आधार पे। यहाँ का लखनऊ का फेमस इकाना जो स्टेडियम है उसके बगल में एक सूटकेस में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। और अभी लेटेस्ट जो अभी 4-5 दिन पहले जो चला आ रहा है, पीसेज में महिलाओं का मतलब उसकी बॉडी मिली थी, एक लाश मिली थी। और इन दोनों लाश के बारे में अभी तक जो वो इकाना वाला जो मैं पहले बता रही हूँ, 4 महीना हो गया, तफ्तीश जारी है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला कि वो महिला कौन है, उसकी शिनाख्ती नहीं हो। अच्छा बताइए कि ये क्या वजह है कि सड़क से लेकर के सिवान तक, मतलब सिवान गांव देहात तक महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, क्या वजह है? सबसे पहले तो कानून तो बनते हैं, चाहे महिलाओं को लेकर के या किसी भी क्षेत्र को लेकर के, इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं होता है, वाकई नहीं होता है। क्योंकि मैं आज आप ही लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जहाँ इतने जघन्य अपराध के लिए और सुरक्षाओं के, महिला की सुरक्षाओं को लेकर के कॉम्प्रोमाइज कहीं पे नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी गरीब की बेटी को किसी बड़े आदमी के बेटे ने अगर छेड़ दिया या उसके साथ मिसहैपनिंग कर दी तो जुगाड़ और भौकाल से उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो गरीब के मामले में जुगाड़ भौकाल ये सब चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चलता है। मैं नहीं कहना चाहूँगी इस समय, इतना मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, छूट जाता है। 1 घंटी बजती है और धड़ाधड़ करके कॉल आने शुरू हो जाते हैं, आप उठा करके लाइए। कितने लेटेस्ट मामले हैं, अभी एक मर भी गया था उसमें, एक रईस ज़्यादा इतनी भयंकर तरीके से रेसिंग कर रहा था गाड़ी से और उसमें मर गया था एक बंदा, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर पाई पुलिस। आप बताइए क्यों? मतलब बड़े अधिकारी के बेटे या बड़े पैसे वालों के बच्चे कोई अपराध करते हैं तो वो पुलिस की पकड़ से क्यों दूर होते हैं? ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 110% हो। और अपराध बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई चोर है, वो रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है, वो किस धारा के अंदर आता है, उस धारा के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, या जो वो अपराध कर रहा है तो एक इजी गोइंग रास्ता है, ठीक है हो गया, मैंने किसी को जैसे महिलाओं को लेकर के इफ टीजिंग कर दी या कहीं पे बड़ी दुर्घटना हो गई या कुछ ऐसा हो गया, अगर ये मामला अगर जाता है तो वाकई इन चीज़ों में ये हो जाता है कि अगर आपकी जान पहचान है, यहाँ तुरंत नॉर्मली आप सड़कों पे गाड़ी रोक दीजिए, अगर आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो मैं देखती हूँ कि पुलिस, हमारी जो पुलिस है वो बेबस खड़ी रहती है कई जगहों पे, मैं खुद आंखों देखी मैं बता रही हूँ आपको, और वहाँ फ़ोन मिलाने शुरू कर देते हैं कि मेरे चालान काटने से पहले ज़रा आप बात कर लीजिए। तो वो बात कहाँ होती है? अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप अपने जीवन का आदर्श किसे मानती हैं? मैं अगर सच बोलूं तो मैं बचपन से ही मैं सरदार भगत सिंह को अपना आदर्श मानती हूँ। इसलिए मानती हूँ कि उन्होंने इतनी कम एज में, मेरे दिमाग में ये था बचपन से ही कि ये अपने घर के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, अपने गांव के लिए नहीं, अपने पूरे देश के लिए, पूरे जनमानस के लिए उन्होंने इतने डिटर्मिनेशन के साथ उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो वो मेरी मासूमियत समझिए या मेरे अंदर का एक मतलब क्या कहूँगी मैं उसको, जज्बा समझिए। मुझे लगता था कि अगर मैं किसी काम में किसी की मदद करूँगी, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, राष्ट्र लेवल पे हो, चाहे गांव लेवल पे हो, शहर लेवल पे हो, तो मैं बहुत शिद्दत और ईमानदारी के साथ करूँगी, चाहे मुझे फांसी चढ़ जाए। अच्छा, क्या आपको जानकारी है कि आपको सोशल मीडिया पर बहुत देखा जाता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में एक लोग उसको स्टेटस सिंबल मानते हैं कि मुझे कितने लाइक मिले और कितने कमेंट मिले। मुझे उस चीज़ से कभी मतलब नहीं रहा। अच्छा बताइए, 27 मार्च को आपने सोशल मीडिया पर लिखा था फेसबुक पर, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, हाँ। चोर समझी थी मैं चौकीदार निकला जी, ये किसके लिए था? ये मैं बताना तो नहीं चाहूँगी, क्योंकि समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी था। कभी कभी ये होता है कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट की गरिमा को और डिग्निटी को जब बार बार हर इंसान उसको
को छोटा बच्चा जब डिफेम कर रहा होता है तो थोड़ा अंदर की जो सच्चाई है वो झलक जाती है। तो मुझे, क्योंकि राजनीति किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ सामाजिक सरोकार अगर कुछ पार्टी सरकार के द्वारा अच्छाई हो रही है और उनको ये चीज़ सुनने को मिलता है कि चोर हैं, चौकीदार है, कोई भी हो वो, तो बस यही था। अच्छा, आपने जयाप्रदा के लिए भी एक लिखा था कि जयाप्रदा ने तो सोनम बेवफा को भी मात दे दी। यस, बिल्कुल दे दी। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना। ये राजनीति पार्टियां क्यों बनी हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये क्यों बनी हैं? क्योंकि ये नेतृत्व करते हैं हमारी जनता की, आम जनता की परेशानियों को लेकर के, आम जनता की सुविधाओं को लेकर के। तो जब आप एक पार्टीज क्या है, आप किसी पर्टिकुलर बंदों ने इसको बनाया हुआ है, लेकिन आज की डेट में वो राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं। तो आप अगर कहीं पे भी किसी भी पार्टी में, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, अगर आप जनता के लिए खड़ी हैं तो आप अपनी डिटर्मिनेशन के साथ खड़ी होइए ना। जरूरी नहीं कि आप सत्ता में रहे। मेरे पास तो कोई सत्ता नहीं है, मेरे पास तो कोई सोर्स नहीं है, मेरे पास तो कोई फोर्स नहीं है, बस मेरे इरादों का सोर्स है और मेरे इरादों का फोर्स है, जिसको एक डिटर्मिनेशन के साथ मैं और मेरी टीम काम कर रहे हैं। एक छोटे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। और रात को जब हम सोने जाते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, हम आज कुछ अच्छा करके जा रहे हैं। मैंने उनको इसलिए लिखा कि जिनके साथ आप थे, आप उधर विपक्ष में रह करके जो वर्तमान जो भी लोग हैं, सत्ता में हैं या पक्षधारी हैं, उन लोगों को इतनी लंबी लंबी बातें पता नहीं कह भी कैसे देते हैं। ये राजनीति दल एक दूसरे को बिल्कुल चोर ठहरा देते हैं, हत्यारा ठहरा देते हैं, बलात्कारी तक ठहरा देते हैं। तो जयाप्रदा को आपने सोनम बेवफा करार दे दिया। तो कम से कम जिनके साथ उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ था, जिनके साथ उनका इतना अच्छा मतलब राजनीतिक करियर उनका बना हुआ था, एक उन्होंने एक डिग्निटी मेंटेन कर ली थी कि जो भी वो पार्टी थी उनके साथ रह करके अचानक उनका दामन छोड़ करके आप फिर दूसरा पकड़ ले। अच्छा बताइए, क्या राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि आज का हमारा जो यूथ है वो ये सोचता है कि जैसे स्टूडेंट लाइफ से ही वो राजनीति की, नॉट राजनीति की तरफ एक नेतृत्व कर रहा होता है, कि किसी संगठन का कर रहा होता है, किसी संस्था का कर रहा होता है, आम आदमी की परेशानियों का कर रहा होता है। तो उसका मकाम क्या होता है? राजनीति होती है। उसके द्वारा उसको लगता है कि ये मेरा एंड है, यहाँ पे मेरे को इतनी सुख सुविधाएं और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो शायद मैं बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर पाऊंगा। और वाकई किसी भी झंडे के नीचे, किसी भी पार्टी के साथ आज हमारा यूथ बहुत बड़ी संख्या में इसी उसमें लगा हुआ है कि 20 साल से वो लोग अपने तन से, मन से, कर्म से, वचन से पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं भी इसको चाहूँगी कि नौजवानों को अवश्य मौका मिलना चाहिए। जिन्होंने अपना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इस फील्ड को चुना है उनको अवश्य मौका मिलना चाहिए। और रिटायरमेंट की तो वो होनी ही चाहिए। भाई, आप मंच पे भी चढ़ने 4 आदमी आपको ले जा रहे हैं, तो आप अगर उतर रहे हैं, गाड़ी में बैठाने के लिए भी आपको 4 आदमी चाहिए। दिल दिमाग से दुरुस्त तो होना चाहिए। बिल्कुल रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल है आपसे, और सोशल मीडिया के लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो कमेंट लिखती हैं फेसबुक पर, उसमें अकेलापन होता है, अपनापन होता है, तन्हाई होती है और इन शब्दों का एक जाल होता है। ऐसा क्यों है? कहीं आपकी पर्सनल ज़िंदगी से में ऐसा तो नहीं है? ना, पर्सनल जिंदगी से मेरा कहीं दूर दूर तक इसका लेना देना नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा बहुत इमोशनल हूँ, भावुक हूँ लोगों की परेशानियों को लेकर के। या मैं ज़्यादा इमोशनल तब हो जाती हूँ कि जब हम किसी की वास्तविक परेशानियों को वास्तविक मंच तक पहुँचाते हैं, वास्तविक प्लेटफॉर्म तक पहुँचाते हैं, और हमें उम्मीद रहती है कि अगर हम फलाने बंदे को यहाँ थाने तक ले आए हैं या इस पर्टिकुलर इस जगह पर ले आए हैं कि कोई मर रहा है, अब इसको उचित इलाज मिल जाना चाहिए। जब वहाँ पे नाइंसाफ़ी हो जाती है तो मेरा दिल बहुत टूट जाता है, क्योंकि उस भ्रष्टाचार को देख करके और उस अनदेखी को वो करके मतलब बहुत मैं अपने को मतलब थका हुआ और हारा हुआ सा वहाँ पे मैं महसूस करती हूँ। क्योंकि जितनी मेरी सामर्थ्य, जितना मेरा अधिकार था, उतने तक तो मैंने अपना बेस्ट दिया। लेकिन जहाँ वाकई उन लोगों को बेस्ट देना चाहिए, उसकी चाहे ज़िंदगी बचाने में उस इंसान की, चाहे उसकी इज्जत बचाने में, चाहे उसकी सुरक्षा को बचाने में, वहाँ पे जब भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है तो हम अपने को हरा हुआ। सुमन जी, ये जो लड़कियाँ और महिलाएं हिंसा की शिकार होती हैं और उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। जो हिंसा की शिकार होती हैं, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि
आजकल जैसे मान लीजिए एक अफेयर को लेकर के चलते हैं या प्रेम मोहब्बत की बात को लेकर के चलते हैं हम अगर, तो वो टाइम और था जब कोई किसी को वाकई दिल से और बेइंतहा मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत करता था। मतलब उसमें वो भाव थे, वो चीज़ें थी कि नहीं अगर हम इसको चाह रहे हैं तो इसकी बेइज्जती बाहर नहीं करेंगे। आज की डेट में, आज के मतलब भौतिकता की दौड़ में लोग इतने अंधे हो गए कि उतने कपड़े नहीं बदले जाते हैं जितना आजकल हम देखते हैं कि स्टेटस सिंबल हो गया कि बॉयफ्रेंड्स बदल गए। कहीं ना कहीं हम स्वयं महिलाएं भी उसके जिम्मेदार हैं। एक एक्चुअली हर महिला को ये गॉड गिफ्टेड है कि उसको तो ऊपर वाले ने एक इतनी अच्छी सी चीज़ दी है कि सामने वाले की नज़र को वो परख लेती है कि उसकी नज़र और उसकी नीयत आपके लिए कैसी है। तो ज़बरदस्ती हम लोगों को किसी के बाहरी भौकाल में, किसी के बाहरी बहकावे में, क्योंकि वो अपने अंतर मन को अगर वास्तव में महिलाएं टटोलें तो बहुत सारी दुर्घटनाएं होने से बच सकती हैं। मेरी ये अपील है उन लोगों से कि कुछ भी हो आपके अंदर, अब मैं वो नहीं कहना चाहूँगी कि हाँ आप लोगों का ये जो भी अपना एक संबंध होते हैं, प्रेम भाव होता है, वो गलत है, मैं उसको गलत नहीं मानती हूँ। लेकिन ऐसे मामलों में अगर कोई पीड़ित है, परेशान है, तो वो आपके इस पावर विंग्स से कैसे शिकायत करे, कैसे जुड़े? देखिए कभी कभी ये होता है कि महिलाएं अपने राइट्स को लेकर के भी उसका उल्लंघन करती हैं और उसका दुरुपयोग भी करती हैं। और अगर मान लीजिए जेन्युइन तरीके से अगर वो वाकई परेशान है और उसको इस तरीके का मतलब कोई ऐसा हेल्प चाहिए और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारे पावर विंग को वो डेफिनेटली कांटेक्ट करें। एक जो राइट वे होता है किसी को न्याय दिलाने का, वो लीगली दिला सकते हैं। आप किसी को मार करके, पीट करके या किसी को ज़बरदस्ती तो आप वो नहीं कर सकते कि आपने इसके साथ ऐसा किया तो आपके साथ भी ऐसा किया। जो उसने मतलब अपराध किया है उसकी सज़ा उसको बिल्कुल अवश्य मिलनी चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि सामने ऐसा करने वाला कौन है। हमारी पावर विंग को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको उसके राइट्स क्या है। सबसे पहले विडंबना तो ये है कि महिलाओं को यही नहीं पता है कि उनके अधिकार क्या है। इसके लिए जैसे हमारी टीम है, हम लोग बहुत अवेयरनेस क्लासेज इसके लिए चलाते हैं कि भाई उनके राइट्स क्या हैं, कानून को जाने, कानून क्या है। तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी इस विषय पर, इस फील्ड पे, तो बहुत सारी चीज़ों को वो अपनी हेल्प स्वयं करना शुरू कर। सुमन जी, और एक सवाल आपसे सोशल मीडिया के लोग जानना चाहते हैं, जिसको लेकर के आपको दबंग भी कहा गया था, और वो एक तस्वीर को लेकर के है कि आपको गाड़ी चलाने का शौक है और आप गाड़ी में सबसे दबंग दिखती हैं। तो क्या गाड़ी चलाने का आपका एक शौक, पैशन है? गाड़ी चलाने का मेरा, हाँ पैशन तो है मेरा, गाड़ी चलाने का पैशन है। और मेरे इरादे ओपन गाड़ी की बात हो रही है जी। अच्छा, आपने तो पता नहीं कितना कितना मेरा सारा, आपने बहुत सारा आप होमवर्क करके आए हैं, मुझे अच्छा लगा। और हाँ बिल्कुल है, उससे एक आपका आत्मविश्वास झलकता है, आपकी अपनी एक डिग्निटी झलकती है कि हाँ हम अगर हैं सामने, जो हमारी पर्सनैलिटी है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हिम्मत भी रखते हैं। तो ये कुछ प्रेरणादायक जो चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे से आप कोई प्रेरणा लीजिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ इंसान को अपने इरादों का, अपने जज्बे का बुलंद और बिंदास और दबंग तो होना ही चाहिए। सुमन जी धन्यवाद जी। तो आप सुमन सिंह रावत जी हैं और महिला मुद्दों को लेकर के पूरे प्रदेश में खासी चर्चा में रहती हैं। सोशल मीडिया पर आपकी डिमांड थी आपको लेकर के कि आपकी बात सामने आए और लोग जान पाएं कि वो किस तरीके से लोगों की हेल्प करती हैं और जिस तरीके से बोल्ड और बिंदास दिखती हैं वो क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो भी आप लोगों को मैडम ने बताया। और एक सबसे अहम बात यह है कि चाहे वो पुलिस हो, अपराधी हो, उन सबसे भिड़ने का काम आप करती हैं, जिससे आम आदमी और एक तरीके से कहा जा सकता है राह में चलता हुआ व्यक्ति बचना चाहता है, वह उसमें उलझना नहीं चाहता, उससे उलझने का काम पावर विंग्स की टीम करती है। और कहीं पर भी अगर ऐसे मामले होते हैं और सूचनाएं मिलती हैं तो सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक आपका फोन, हाँ 24 घंटे आपका फ़ोन खुला है और आपके दरवाजे खुले हैं। ऐसे समाज सेवी बहुत कम होंगे। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, इस संस्था के बारे में लोग नहीं जानते होंगे। अमूमन जब लोग संस्था बनाते हैं तो सबसे पहले अकाउंट खुलवाते हैं और ATG करवाते हैं, दुनिया भर के जो एक तरीके से डोनेशन लेने के फॉर्मेलिटीज करते हैं। मैडम ने अभी तक नहीं किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये काम करना भी चाहिए, क्योंकि आप खुलकर लोगों की मदद कर रही हैं। क्रीमेशन को लेकर के भी आप बहुत बेहतर काम कर रही हैं।
हैं, जो लोग मर जाते हैं और उनके दाह संस्कार से लेकर के शव को घर पहुंचाने का काम होता है, उसमें भी बहुत बेहतर तरीके से इस संस्था का अहम योगदान होता है और खुद पैसे इकट्ठा कर उनके शव को उनके घर तक पहुंचाया जाता है। इन सब मुद्दों के साथ साथ ब्लड डोनेशन और रास्ते में जो लोग घायल होते हैं, आदमी ही नहीं बल्कि जानवर भी, इन सब मुद्दों पर पावर विंग्स बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। ये एक सामाजिक सरोकार की बात है। हर आदमी के अंदर ये जज्बा तो नहीं हो सकता है, लेकिन सुमन जी के अंदर अगर ऐसा है तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए और आम आदमी को भी इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन। जो खबरें अखबारों में पढ़ने के लिए और टीवी चैनलों पर देखने के लिए नहीं मिलती हैं, उन्हें यूट्यूब पर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए।